नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर। इजरायल हमास जंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है। रविवार को गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले की खबर है। इजरायली हमले में 400 लोगों की जान गई है। गाजा पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कुल 400 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। इजरायल की ओर से यह हमला किया गया। रविवार को गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले के बीच ताजा अपडेट ये है कि सबसे बड़ा हमला, 400 लोगों के मौत की खबर मिल रही है और अब तक का ये सबसे बड़ा स्ट्राइक, सबसे बड़ा हमला है। तो देखिए, इजरायल और हमास के बीच लड़ाई को 16 दिन बीत चुके हैं और इस बीच हमास की हैवानियत की कितनी ही तस्वीरें आई, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकी के पास से एक बुकलेट मिली है। इस बुकलेट के 8 पन्नों को में जो कुछ भी दर्ज है वो बताता है कि हमास की आतंकी सोच का विस्तार कहां तक है, उसके मंसूबे क्या हैं। इजरायल की जमीन पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमले के सीधे तार इस बुकलेट से जुड़े हैं। इजराइल की सीमा में कैसे दाखिल होना है, कैसे गोलियां बरसानी है, कैसे लोगों को मौत के घाट उतारना है, कैसे महिलाओं को बंधक बनाना है, कैसे बच्चों को अगवा करना है और फिर कैसे उन्हें गाजा पट्टी लेकर जाना है। आतंक के इस वहशी प्लान का पूरा सिलेबस अब दुनिया के सामने आ गया है, जिसमें दर्ज हैवानियत आपकी रूह कंपा देगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को युद्ध में मारे गए हमास के आतंकी के पास से एक बुकलेट मिली है, जिसमें इजरायल पर हमले से लेकर बंधकों से निपटने तक का शैतानी प्लान दर्ज है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के हाथ में ये वही बुकलेट है जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आतंकी के पास से बरामद की है। ये बुकलेट 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हर एक आतंकी को दी गई थी। इस बुकलेट में कुल 8 पन्ने हैं और हर पन्ना आतंक की दास्तान है। बुकलेट में गोलाबारी और ग्रेनेड के जरिए दहशत पैदा करने के निर्देश दिए गए। ये भी कहा गया, जो भी खतरा बन सकता है उसे तुरंत मार दो, कार में बम लगाकर ब्लास्ट कर दो जिससे लोग भाग न सकें। यही नहीं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाने का आदेश भी इसी बुकलेट में दिया गया है। हमास के आतंकी के पास से मिली इस बुकलेट में एक एक बात का ब्यौरा है। इसमें यह ब्यौरा है कि किस तरह से 7 अक्टूबर के हमले की बाकायदा प्लानिंग की गई थी। हमास के उन आकाओं ने एक एक निर्देश दिए थे जो आका आज भी इजराइल की पहुंच से दूर हैं। हमास के आतंकी बुकलेट के और पन्ने पलटेंगे। हमास की आतंकी सोच को दर्शाने वाली कई और बातें सामने आएंगी। मसलन, बुकलेट में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करने के बाद उनके हाथ पैर बांधने के निर्देश दिए गए थे। आगे कहा गया कि हमले के दौरान बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया गया था। अगर आप 7 अक्टूबर की तस्वीर देखेंगे तो साफ पता चलता है कि हमास के आतंकियों ने कुछ इसी तरह इजराइल पर हमले को अंजाम दिया। पहले रॉकेट से हमला, फिर गोलाबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से दहशत फैलाई। महिलाओं, बच्चों को अगवा किया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इजरायल और हमास के बीच जंग को 16 दिन हो चुके हैं। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन अभी भी हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने में सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी करीब 200 बंधक हैं। हालांकि अमेरिकी दबाव और कतर की मध्यस्थता के बाद शनिवार को 2 अमेरिकी नागरिक जरूर रिहा किए गए, लेकिन बाकी बंधकों को हमास ने कहां रखा है, वो सुरक्षित हैं या नहीं,
अगर वो जिंदा हैं तो किस हालत में हैं? इजरायली सेना के पास अब तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में इजराइल के अंदर जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। बंधकों को रिहा कराने की मांग के साथ इजरायली नागरिक सड़कों पर हैं, लेकिन इजरायली सरकार और सेना के पास भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि 16 दिन बाद भी हमास झुकने को तैयार नहीं है, जबकि उत्तरी सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। हमास के आतंकी सिलेबस के बाद अब बात आतंक के उन ठिकानों की जहां से इजरायल पर हमले की बड़ी साजिश रची जा रही थी। आतंकियों को बारूद और हथियार भेजा जा रहा था। आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने इस ठिकाने को वेस्ट बैंक में एक मस्जिद के नीचे बनाया। मस्जिद के नीचे बने आतंक के इस अंडरग्राउंड अड्डे से इजरायली सेना को बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। यूं तो ये वेस्ट बैंक में मौजूद मस्जिद अल अंसार की तस्वीर है, लेकिन जैसे ही आपकी नजर मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर से नीचे की ओर जाती सीढ़ियों पर पड़ेगी, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। ये रास्ता मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में बने इस्लामिक जिहाद के आतंकी अड्डे तक जाता है, जहां मौजूद है बारूद का वो जखीरा जो इजराइल की जमीन पर खून बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। आतंक की दुनिया में हमास के साथ ही इस्लामिक जिहाद के खुफिया अड्डे से इजरायली सेना को बड़ी मात्रा में बारूद मिला है। तस्वीरें देखिए। छोटे गैस सिलेंडर से दिखने वाले ये वो बम हैं जो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद से बुलेट प्रूफ जैकेट और माइन बिछाने के लिए वायर भी बरामद की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस्लामिक जिहाद के आतंकी इस मस्जिद का इस्तेमाल कमांड सेंटर के रूप में कर रहे थे, जहां पर हथियार छुपाने से लेकर हमले करने तक की योजना बनाई जा रही थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मस्जिद के अंदर घुसने से पहले आसमान से हमला किया था, जिससे मस्जिद का बड़ा हिस्सा अब मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल इजरायली सेना को शक था कि मस्जिद के अंदर आतंकी छिपे हो सकते हैं। אנחנו נמשיך לתקוף באזור העיר עזה ביתר שאת ונגביר את התקיפות. הציוד ההומניטרי שנכנס לאונר"א, עליו אנחנו מפקחים, זה שנכנס ממצרים, עליו אנחנו מפקחים עכשיו בבסיסי אונר"א לוודא שהמים, התרופות והאוכל מחולקים לאותו אזור הומניטרי שקבענו. נו לאזור ההומניטרי הזה, דרומית לנחל עזה, לביטחונכם האישי. इजराइल की ओर से मस्जिद पर की गई एयर स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत हुई है, जो कि आतंकी संगठन से जुड़े थे या नहीं, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल हमास युद्ध के बीच आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद का नाम सबसे पहले गाजा पट्टी में अल अहली अस्पताल पर रॉकेट हमले के बाद सामने आया था। तब इजराइल ने पुरजोर तरीके से कहा था कि अस्पताल पर हमला उसकी ओर से नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद ने किया था। इसी के बाद से इजराइल इस्लामिक जिहाद के ठिकानों की तलाश कर उन्हें निशाना बना रहा है। इजराइल ने 2 टूक लहजे में बता दिया है कि आतंक के खात्मे तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। תחילה על פעילות משמעותית שביצענו הלילה במחנה הפליטים ג'נין. הלילה בזכות מודיעין מדויק ובשיתוף עם שירות הביטחון הכללי זיהינו וחיסלנו חוליית טרור שהייתה פצצה מתקתקת. היא הייתה אחראית על פיגועים רבים ותכננה לבצע פיגוע רצחני בתוך שטח מדינת ישראל. החוליה הזאת חוסלה הלילה. एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल की कार्रवाई में अब तक 1000 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि हमास के मिलिट्री विंग का मुखिया अल दीफ और याहिया सिनवार अब भी इजराइल की पहुंच से बाहर हैं। तो देखिए, पिछले कई दिनों से चर्चा यही है कि क्या इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमला कर सकता है। इस चर्चा के बीच आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हजी हलेवी ने यह क्लियर कर दिया कि इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा पट्टी में ऑपरेशन शुरू कर सकती है। हालांकि वक्त क्या होगा, जमीनी हमला कितने बड़े स्तर पर होगा, ये तस्वीर साफ नहीं है।
गाजा की जमीन पर फटते इजरायली बम तबाही ला रहे हैं। मिसाइलें आतंक के ठिकानों को बर्बाद कर रही हैं। अब जमीनी हमले की बारी है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला बोल सकती है। जमीनी हमले को लेकर इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट हर्जी हलेवी ने अपना फरमान सुना दिया है। ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות. ניכנס לרצועת עזה. आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का बयान साफ संकेत है कि अब इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। क्योंकि इजरायली सेना के जवान टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहले ही गाजा पट्टी पर मौजूद हैं। दूसरा, हमास ने बंधकों को अभी तक नहीं छोड़ा है। इसके अलावा हमास लगातार रॉकेट से हमले भी कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब इजराइल का सब्र जवाब दे रहा है, लिहाजा इजराइल डिफेंस फोर्स ने जमीनी कार्रवाई की योजना पर काम तेज कर दिया है। इससे पहले इजरायली सेना हमास के उन ठिकानों को चिन्हित करने में जुटी है जहां से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा पट्टी पर जमीनी हमले की योजना के बीच इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के F-16 फाइटर जेट लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के नुसरत रिफ्यूजी कैंप के पास बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसकी चपेट में आने से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इजरायली सेना ने हवाई हमले में हमास के डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश को मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि कटमश सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में आग और तोपखाने प्रबंधन का जिम्मा संभालता था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्ट्राइक में कटमश के मारे जाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2 दिन पहले हमास के एक और आतंकी कमांडर मोहम्मद साहिब जो है उसको भी मार गिराया गया है। इजराइल के हमलों में अब तक हमास के 12 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं, जबकि कई कमांडरों की तलाश जारी है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गाजा पट्टी की जमीन के नीचे सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हमास के आतंकियों ने इन्हीं सुरंगों में बंधकों को छिपाया है। ऐसे में अब इजराइल जमीन से हमला कर हमास के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ने के मूड में है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और देखिए, गाजा पट्टी इजरायल के प्रतिशोध की आग में जल रहा है। बारूद की बौछार से ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो बचा हो। हमास को उसके किए की सजा देने की कसम खा चुका इजरायल साफ साफ कह चुका है कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक उसके 200 बंधक वापस नहीं लौट जाते। इजरायल ने जैसा कहा वैसा कर भी रहा है, लेकिन गाजा पट्टी का एक इलाका पूरी तरीके से शांत दिखाई पड़ा। वहां ना बरसे बम, ना बारूद की पड़ी मार। सवाल ये है, नेतन्याहू का ये प्लान क्या है? क्या इजराइल का गोला बारूद खत्म हो गया है? क्या तेल अवीव की फायर पावर अब थकने लगी है? क्या इजराइल ने अब हमास को सजा देने का इरादा छोड़ दिया है? क्या 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी को दहला रहे नेतन्याहू का हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर इजराइल ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी बदल ली है?
ये सवाल तब उठे जब नेतन्याहू के नो सीज फायर वाले ऐलान के बावजूद राहत सामग्री लेकर ट्रक्स ने राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा पट्टी में एंटर किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही मिस्र से गाजा पट्टी को जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग के गेट खुले, सफेद झंडे वाले ट्रक्स की लाइन लग गई। गाजा के 23 लाख लोगों के लिए मानवीय सहायता लेकर पहुंची इन गाड़ियों में खाने पीने का सामान और दवा लदा हुआ है, जिन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये सच है कि राफा बॉर्डर पर इजराइल का कंट्रोल नहीं है। इसकी चाबी मिस्र और हमास के पास है, लेकिन सबको पता है कि गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं जो इजरायली मिसाइलों की जद में ना हो। जब तक इजराइल की मर्जी ना हो, राफा बॉर्डर को खोलने की जरूरत किसी को भी भारी पड़ सकती है। लेकिन बॉर्डर खुला भी और ट्रक मिस्र से गाजा में घुसे भी। ये घटनाक्रम हैरान करने वाला है, क्योंकि इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि जब तक उसके 200 बंधक रिहा नहीं होते, गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे। राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा में तेल सप्लाई की भी इजाजत नहीं है। सवाल यह है कि इजराइल ने अपना स्टैंड कैसे बदला। इस डेवलपमेंट के पीछे है संयुक्त राष्ट्र की अपील और उससे भी बढ़कर अमेरिका का प्रेशर, जो किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट की जंग को भट्टी बनने नहीं देना चाहता। वैसे इजराइल की नरमी के पीछे कतर के बैक चैनल डिप्लोमेसी का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास की कैद से अपने बंधकों को रिहा करवाने के लिए अमेरिका ने कतर पर प्रेशर बनाया। कतर ने हमास पर दबाव डाला और हमास ने अमेरिका के 2 बंधक रिहा कर दिए। इजराइल को उम्मीद है कि कतर और हमास के बीच की केमिस्ट्री उसके 200 बंधकों को भी आजाद करवा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल का प्लान बी तैयार है, और उसका ये प्लान इतना विध्वंसक है कि अंजाम का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसे इजराइल के रक्षा मंत्री के 2 बयानों से समझिए। 20 अक्टूबर को कहा कि अब गाजा को भीतर घुसकर देखने का वक्त आ गया है। 21 अक्टूबर को बयान आया कि इस जंग में लेबनान शामिल हो चुका है। मतलब साफ है, अगर जंग की बिसात पर गोटियां मन मुताबिक नहीं पड़ी तो इजराइल न तो गाजा में घुसने में देर लगाएगा और न हिजबुल्लाह और लेबनान को ठिकाने लगाने से परहेज करेगा। देखिए, जंग के मैदान में इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उस पर एक तरफ से हमास का हमला है तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह छिटपुट हमले कर ही रहा है, और इन दोनों को जहां से ऑर्डर मिल रहा है, अब उसी को इजराइल ने अपनी रडार पर ले लिया है, क्योंकि वो ईरान ही है जो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर रहा है। लेकिन अब इजराइल की धमकी ने हमास के सभी हमदर्दों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजराइल झुकने वाला नहीं। जब जब युद्ध में उतरा है, जीत कर ही लौटा है। क्या इजराइल हमास और उसके हमदर्दों का किस्सा खत्म करने वाला है? क्या 16 दिन से चली आ रही जंग का अंत होने वाला है? क्योंकि अब इजराइल ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह सीधे जंग में उतरा तो वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जड़ से खत्म कर देगा। हम सिर्फ उन मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके सांपों के सर तक जाएंगे जो कि ईरान है।
हमारे दुश्मनों को बेहद साफ चेतावनी है, वो देख लें कि गाजा में क्या हो रहा है। अगर उन्होंने हम पर हमले की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इजराइल के मंत्री की ईरान के लिए सांप की गर्दन काटने की धमकी यूं ही नहीं है। इजराइल का इरादा एकदम साफ है। अगर उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्ला युद्ध में कूदता है तो ये मानेगा कि ईरान ही इसके पीछे है और ये युद्ध सीधा ईरान बनाम इजराइल का शुरू हो गया है। 16 दिन की लड़ाई में ये इजराइल की तरफ से आई अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, क्योंकि अब तक इजराइल सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दे रहा था। अब उसने ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इजराइल को मालूम है कि अगर उसने ईरान को नहीं रोका तो उसका युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो इजराइल की चौतरफा मुश्किलें बढ़ाने में लगा है। इसी ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट किया है, जिसका असर सभी मुस्लिम देशों में दिख रहा है। इस्लामी व मर्दम जहान इंतजार दारन हर चे सरीतर बमबाran nisbat be manatiq maskuni qatl kardad. उम्मत इस्लामी व मर्दम दुनिया इंतजार दारand आन हर चे सरीतर az mein raftan। आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। 1948 से लेकर अब तक जितनी लड़ाई इजराइल की आसपास के मुल्कों के साथ रही है, 4-4, 5-5 मुल्कों ने इकट्ठे होकर लेबनान, सीरिया, मिस्र, इन तमाम देशों ने, ईरान, इन तमाम देशों ने जब जब जो बन पाया वो सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इजराइल का हाथ भारी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन गाजा पट्टी के हालात को लेकर चिंता हर तरफ है, पूरी दुनिया में है, विरोध प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं। साथ ही ईरान ने यह भी आह्वान किया है कि जिन भी देशों में इजराइल के राजदूत हैं या उनके एम्बेसीज हैं, वहां पर उनको बर्खास्त किया जाए और मुस्लिम संगठनों से जुड़े और अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए देश इसके लिए आगे आए, इजराइल का विरोध करें। लेकिन ईरान की इस अपील ने इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी गाजा से पलायन कर रहे हैं, उन्हें कोई भी अरब देश शरण नहीं दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान और तमाम मुस्लिम देशों का फलस्तीनी प्रेम दिखावा है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के इन देशों से गाजा पट्टी के लोगों को शरण देने की बात होती है तो ये बॉर्डर हमेशा इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं, बंद क्यों रह जाते हैं? इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि ईरान हो, सीरिया हो, मिस्र हो या फिर लेबनान हो, ये तमाम लोग वकालत तो करते हैं, हमेशा हमास की भी करते हैं और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी वहां के लोगों को, जो 10 लाख की आबादी वहां रह रही है और हाईली डेंसिटी के हिसाब से जो जितने भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा गाजा पट्टी मानी जाती है, तो उन लोगों को ये लोग क्यों रहने की शरण नहीं देते, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते? उधर इजराइल की धमकी से इस्लामिक वर्ल्ड की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इजराइल ने जब जब जंग शुरू की है उसे खत्म करके ही दम लिया है। और अब इजराइल ने सीधे ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। חיזבאללה החליט להשתתף. אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. אני רואה את ההיערכות של האוגדה במערכי ההגנה ואת המוכנות. החובה שלכם
זה לבצע את כל ההכנות, גם בהגנה וגם לכל דבר אחר שידרש. אנחנו במלחמת אין ברירה. זה לא משהו שאנחנו הזמנו. כפו עלינו מלחמה, אנחנו נתאחד, נתלכד, נפעל בכל מקום שנדרש וננצח במלחמה. अब सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल की धमकी को कबूल करेगा, क्योंकि अब तक ईरान ने जो भी किया है पर्दे के पीछे से किया है। फिर चाहे हमास के आतंकियों को हथियार देना हो या फिर उत्तर से हिजबुल्लाह को ऑर्डर देना, ऐसे में एक गलती इस लड़ाई को परमाणु युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ईरान के साथ कुछ ऐसे भी खिलाड़ी इस्लामिक वर्ल्ड से बाहर के हैं, लेकिन हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का है, जिसमें नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन तो परमाणु बम की धमकी भी दे चुका है। उधर अमेरिकी सूत्र दावा कर चुके हैं कि ईरान ने भी न्यूक्लियर बम बना लिया है और अब इन दावों में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उससे यही लगता है कि उसने खुद को एटमी ताकत बना लिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के पीछे की असली वजह है। वो ऐसी वजह है जो इन दोनों को न सिर्फ धन से मदद करता है, फंडिंग से मदद करता है, बल्कि जो मिलिट्री तकनीकी है उससे भी ईरान लगातार मदद कर रहा है। ईरान की एक और बड़ी ताकत है, वो है न्यूक्लियर हथियारों के करीब पहुंचने की उसकी क्षमता। हाल ही में ईरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने हथियारों को दिखाया था। जानकारों की माने तो ऐसा करके ईरान ने इजराइल को यह बताने की कोशिश की थी कि जो हथियार अब तक हमास ने इजराइल पर छोड़े हैं वो सिर्फ ट्रेलर था। तो क्या मान लिया जाए कि बड़ी जंग भड़कने वाली है, क्योंकि अब इजराइल ने भी अपने दुश्मन को खत्म करने की आखिरी कसम खा ली है। इजराइल के लिए इस लड़ाई में करो या मरो जैसा हिसाब है, क्योंकि उसे अगर अपना वजूद जिंदा रखना है तो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना होगा, और ये एहसास इजराइल को भी है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान को अपना फाइनल टारगेट बना लिया है। इजराइल और हमास की लड़ाई 16 दिन से जारी है, लेकिन अब ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को जद में ले सकती है, क्योंकि पर्दे के पीछे से इजराइल पर हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाला ईरान इजराइल ने खुली चुनौती दे दी है। अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में सीधे कूदा तो ईरान भी नहीं बचेगा। अब तक ये लड़ाई इजराइल की तरफ से ईरान को दिया गया ये सबसे बड़ा अल्टीमेटम है, जिसने इस्लामिक वर्ल्ड की धड़कनें बढ़ा दी। गाजा पर बरस रहे हैं बम, अब ईरान में मचेगा हड़कंप। सोलह दिन से जंग जारी, ऑपरेशन सर्वनाश की तैयारी। महायुद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया, क्या खून की बहेंगी नदियां। टेंशन में हिजबुल्लाह के सन के, इजराइल के मंत्री की खुली धमकी। חיזבאללה החליט להשתתף. אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. אני רואה את ההיערכות של האוגדה. इजराइल ने की चक्रव्यूह की रचना, मुश्किल होगा ईरान का बचना।
यूएन में अमेरिका की गहरी चाल, इस्लामिक वर्ल्ड हुआ लाल। ईरान को सुप्रीम अल्टीमेटम, फाइनल एक्शन का काउंटडाउन।